हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड जिलेवार सीरीज। और उत्तराखंड जिलेवार सीरीज में हमने 2 जिले कंप्लीट किए हुए हैं, चमोली और देहरादून। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज का हमारा जो जिला है वह है उत्तरकाशी। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तरकाशी जनपद, उत्तरकाशी का जो गठन है वो 1960 में होता है। उत्तरकाशी का गठन कब हुआ? 1960 में। और ये टिहरी जनपद से अलग किया जाता है। टिहरी जनपद। बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद का इतिहास। यदि हम उत्तरकाशी जनपद के इतिहास की बात करते हैं तो जो उत्तरकाशी जनपद है ना, ये एक बहुत ज्यादा सुंदर नगर है जो वरुणावत पर्वत की गोद में बसा हुआ है। और इसका जो प्राचीन नाम वो बाढ़हाट है। इसका प्राचीन नाम क्या है? बाढ़हाट है। और ऐसा माना जाता है कि ये 80 गंगा व वारुणा नदी के मध्य बसा हुआ, मध्य में क्या हुआ? बसा हुआ है। इसलिए इसका नाम सौम्य काशी रखा हुआ है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सौम्य काशी के नाम से भी जानते हैं। सौम्य काशी। यदि आपसे पूछ लिया कि सौम्य काशी किसका नाम है, सौम्य काशी किसका नाम है, उत्तरकाशी का दूसरा नाम क्या है? सौम्य काशी है। तो पुराणों के अनुसार, यदि हम पुराणों की बात करते हैं तो पुराणों के अनुसार उत्तरकाशी का जो नाम है उसे सौम्य काशी भी कहा गया। और जो इसका अन्य नेम है, ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर 12 गांव हुआ करते थे प्राचीन समय में। यहाँ पर 12 गांव होते और एक मंडी लगती थी। यहाँ पर एक क्या लगती थी? मंडी लगती थी। इसीलिए इस स्थान को बाढ़हाट कहा जाता था। बाढ़हाट। तो ध्यान रखना, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? बाढ़हाट भी है। एक बार फिर से, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 12 गांव हुआ करते थे और 12 गांव की जो मंडी होती एक स्थान पर लगती थी, इसलिए से क्या बोला जाता है? बाढ़हाट कहा जाता है। तो उसका प्राचीन नाम क्या है? बाढ़हाट है। और पुराणों में इसे सौम्य काशी कहा गया है। फिर आता है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत पूछा आता है एग्जाम में, वेनसांग। जो वेनसांग है, हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा दीक्षा लेने के लिए आते हैं। और उन्होंने इसे शत्रुघ्न कहा। क्या कहा? शत्रुघ्न। आप लोगों से सीधा पूछ ले जाएगा कि वेनसांग ने उत्तरकाशी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो किस शब्द का प्रयोग किया? शत्रुघ्न का। उत्तरकाशी को। उत्तरकाशी जनपद की बात करते हैं तो जिसकी स्थापना वो 24 फरवरी 1960 को हुई थी। 24 फरवरी 1960 को इसकी स्थापना होती है। इसे टिहरी जनपद से अलग करके बनाया गया है। अब नेक्स्ट आता उत्तरकाशी जनपद का प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचा कैसा? यदि हम जनसंख्या की बात करते हैं तो उत्तरकाशी की जो जनसंख्या वह 3,30,86। कितनी है? 3,30,86 व्यक्ति उत्तरकाशी में रहते हैं। फिर आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो यदि 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के एरिया की हम बात करते हैं तो लगभग 41 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर में रहते हैं। और जनसंख्या घनत्व में सबसे कम ये पहले नंबर पर आता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व। यदि पूछ लिया कि उत्तराखंड के कौन से जिले का सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो वो 41 है सबसे कम। और सबसे ज्यादा में हरिद्वार। ये हम देख सकते हैं, ये उत्तरकाशी का मैप है। यदि हम उत्तरकाशी के मैप की बात करते हैं तो उत्तरकाशी में बिल्कुल ऊपर की साइड, यहाँ पे उत्तर साइड में जो उत्तरकाशी है इसके उत्तर में हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश है। और यदि हम पूर्व की बात करते हैं तो इसके पूर्व में चमोली स्थित है। चमोली। और यदि हम यहाँ पे दक्षिण में बात करते हैं तो दक्षिण में टिहरी है। दक्षिण में कौन है? टिहरी। और यदि हम पश्चिम की बात करते हैं, पश्चिम, तो पश्चिम है देहरादून। देहरादून। तो ऐसा आप लोगों को याद रखना है। यदि पूछा जाए कि उत्तरकाशी के उत्तर में क्या है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश इसके उत्तर में है। पूर्व में यहाँ पे चमोली है और दक्षिण में यहाँ पे टिहरी है और पश्चिम में कौन है? देहरादून। आप देख सकते हो यहाँ पे मैप को ऐसे डिवाइड करते हैं तो हम देखेंगे देहरादून,
यहाँ पे कौन, टिहरी गढ़वाल, और यहाँ पे चमोली। फिर आता है लिंग अनुपात। यदि लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 958 लिंग अनुपात होता है कि 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है। 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है। यदि हम 1000 पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुष 1000 है ना, तो 1000 पुरुषों के पीछे सिर्फ 958 स्त्रियां ही बची है उत्तरकाशी में, तो ये लिंग अनुपात है। फिर आता है कुल साक्षरता दर। यदि कुल साक्षरता दर की बात करते हैं तो 75.81% इसकी साक्षरता दर है। यदि पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो 75.79% इसकी पुरुष साक्षरता है। फिर आता है महिला साक्षरता दर। यदि महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो 88.79% इसकी महिला साक्षरता है। फिर आता है विधानसभा क्षेत्र। उत्तरकाशी में 3 विधानसभा क्षेत्र है। इसमें से पहला है गंगोत्री, और दूसरा है यमुनोत्री, तीसरा है पुरोला, और ये एससी के लिए आरक्षित है। किसके लिए आरक्षित है, एससी के लिए आरक्षित। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि उत्तरकाशी का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एससी के लिए आरक्षित है, तो आपका आंसर हो जाएगा पुरोला। क्या हो जाएगा आपका आंसर, पुरोला, जो एससी के लिए आरक्षित। फिर विकास खंड, यानी कि कितने ब्लॉक हो। उत्तरकाशी के अंदर 6 ब्लॉक हो। और फिर आती है दशकीय वृद्धि दर। यदि हम दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं तो दशकीय वृद्धि दर 11.89%। एक बार फिर से दशकीय वृद्धि दर इसकी 11.89%। फिर हम इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं। नेक्स्ट हमारा भौगोलिक स्थिति। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। यदि हम बात करें उत्तरकाशी की, यह उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला, इसलिए इसका नाम भी उत्तरकाशी है, क्योंकि उत्तराखंड का क्या, उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला जो है ना वो उत्तरकाशी है, इसलिए इसका नाम उत्तरकाशी रखा, क्योंकि उत्तराखंड के उत्तर में स्थित है। यह मध्य हिमालय, यह मध्य हिमालय व उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। एक बार फिर से, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट आता, यह वरुणावत पर्वत की गोद तथा भगीरथी नदी के तट पर स्थित है। यदि पूछा जाए कि उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है, तो उत्तरकाशी भगीरथी नदी के तट पर स्थित है। और यह 4 जनपद से सीमा बनाता है। जो उत्तरकाशी है कितने जनपद से सीमा बनाता है, 4 जनपद से। पहला देहरादून, फिर टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली के साथ में सीमा बनाता है, सीमा साझा करता है। फिर आते हैं उत्तरकाशी के राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। तो सबसे पहला है नेशनल हाईवे 34, नेशनल हाईवे 34, जो धारासू से गंगोत्री जाता है। धारासू से कहाँ जाता है, गंगोत्री। फिर है एनएच, नेशनल हाईवे 134, ये क्या है, धारासू से बड़कोट जाता है, और बड़कोट से फुलचट्टी जाता है, और फुलचट्टी से होता है कहाँ चल जाता है, यमुनोत्री। फिर एनएच हाईवे 507, एनएच हाईवे ये देहरादून के विकास नगर से, देहरादून के कालसी, और कालसी से कहाँ जाता है, बड़कोट तक जाता है। तो ये 3 नेशनल हाईवे हैं मुख्य। अब आता है प्रमुख पर्यटक स्थल। इसके जो प्रमुख पर्यटक स्थल है, पहला आता है इसमें हरकी-दून। हरकी-दून उत्तरकाशी में, हरकी-दून उत्तरकाशी में जो सुपिन नदी है, जो सुपिन नदी रेंज है, रवि क्षेत्र में स्थित है। रवि क्षेत्र में क्या है, स्थित है। और पुरोला को हरकी-दून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बहुत बार कि हरकी-दून का प्रवेश द्वार, ये पूछ ले जाएगा आप लोगों से, हरकी-दून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पुरोला। हरकी-दून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पुरोला। और जो हरकी-दून है ना, ये फतेह पर्वत की गोद में बसा है। हरकी-दून फतेह पर्वत की गोद में बसा है। यदि आपसे पूछा जाए कि हरकी-दून किस पर्वत की गोद में बसा है, तो आपका आंसर हो जाएगा फतेह पर्वत। नेक्स्ट हरसिल। यदि आप हरसिल कभी घूमने के लिए जाओगे, खूब बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगा, और बहुत ठंडा एरिया है हरसिल। हरसिल उत्तरकाशी में गंगोत्री मार्ग और भगीरथी नदी के तट पर स्थित है। और यह एक पर्यटक स्थल है, यह एक पर्यटक स्थल है, लोग बाग यहाँ पर घूमने के लिए बहुत जाते हैं। नेक्स्ट आता है हरसिल। यदि हम हरसिल की बात करते हैं तो उत्तरकाशी में ना सेब की खेती के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो सेब चलती है ना, जो हम एप्पल देखते हैं, वे ज्यादातर कहाँ की होती है, हरसिल से आती है। कहाँ से आती है, हरसिल से। इसलिए
उत्तरकाशी में जो हर्षिल है ना वो सेब की खेती के लिए बहुत ज्यादा क्या है, विख्यात है, जाना जाता है। और जो यहाँ पे सेब के बागान लगाए थे, बागान यानी कि जो बाग लगाए थे, जो बाग लगाने का श्रेय जाता है वो जाता है फ्रेडरिक विल्सन को, कि विल्सन ने हर्षिल के अंदर सेब के बागान लगाए थे, इसलिए इन्हें बाग लगाने का श्रेय जाता है। और एक जो सेब है ना, सेब की प्रजाति है, वह विल्सन के नाम पर, इन्हीं के नाम पर सेब की एक प्रजाति भी है। और 1864 में विल्सन एक कॉटेज लगाते हैं यहाँ पे, विल्सन कॉटेज। यदि आपसे पूछा जा कि विल्सन कॉटेज कब स्थापित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1864 में। विल्सन कॉटेज कब स्थापित किया जाएगा, 1864 में। और हर्षिल के अंदर, हर्षिल में आलू की शुरुआत, आलू की खेती की शुरुआत का जो श्रेय है वो भी विल्सन को ही जाता है। हर्षिल में आलू की खेती की जो शुरुआत है ना वो भी विल्सन ने की है। एक बार फिर से, हर्षिल में आलू की खेती की जो शुरुआत है वो विल्सन ने की है पहली बार हर्षिल के अंदर। एक क्वेश्चन और बनता है, हल्के छिलके की राजमा, आलू भी आ गया, राजमा भी आ गया भाई, आलू राजमा बनाओ और खाओ और मुंह जुड़ाओ, आलू राजमा। तो ये जो हर्षिल है ना, ये हल्के छिलके की राजमा के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर हल्के छिलके का जो राजमा है ना वो बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है। यदि आपसे पूछा जा कि हल्के छिलके का जो राजमा है वो उत्तरकाशी में कहाँ उत्पादन किया जाता है उसका, तो आपका आंसर हो जाएगा हर्षिल में। आलू की खेती करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, विल्सन को। 1864 में विल्सन ने विल्सन कॉटेज की स्थापना की है उत्तरकाशी में। तो ये आपको यहाँ से मुख्य पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आलू राजमा तो खा लिया, छोले राजमा देखो भाई। फिर आता है जो फ्रेडरिक विल्सन है ना, इसे जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने राजा विल्सन की उपाधि दी है, क्योंकि इसने वहां पे सेब की खेती की है, आलू की खेती की है, राजमा की खेती की है, तो ये काम किया, इसलिए से राजा विल्सन या पहाड़ी विल्सन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता, हर्षिल में भागीरथी तट पर 1818 में लक्ष्मी नारायण मंदिर बना हुआ है। यदि आपसे पूछा जाए लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा हर्षिल में। किस नदी के तट पर बना हुआ, भागीरथी नदी के तट पर बना, कब बना, 1818 में बना हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मंदिर। मंदिर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला मंदिर आता है यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर उत्तरकाशी के मध्य में स्थित है और यह कत्तूरी शैली में, इसमें कत्तूरी शैली में निर्मित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों से पूछा जाएगा विश्वनाथ मंदिर किस शैली में बना है, विश्वनाथ मंदिर किस शैली में बना होता है, आपका आंसर हो जाएगा कत्तूरी शैली में। कत्तूरी शैली में विश्वनाथ मंदिर बना हुआ है। विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार, जीर्णोद्वार का मतलब होता है मरम्मत, कि मरम्मत किसने कराई, 1857 में, 1857 में सुदर्शन शाह की जो पत्नी होती है खनेटी, महारानी खनेटी ने इसका क्या करवाया, मरम्मत कराई है। विश्वनाथ मंदिर में एक त्रिशूल लेख मिलता है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है, 8 फीट होती है। एक बार फिर से, विश्वनाथ मंदिर में एक त्रिशूल लेख मिलता है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 8 फीट है। जिसके अनुसार जो लेख मिलता है ना, जिसके अनुसार, इस लेख के अनुसार ही ये माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण ना राजा गणेशवर ने किया, राजा गणेशवर ने किया है। एक बार फिर से, जो विश्वनाथ मंदिर है इसमें से एक त्रिशूल लेख मिलता है जिसकी लंबाई 8 फीट होती है, और उससे ये सिद्ध होता है, उससे ये पता लगता है, जो उस पर लिखा हुआ उसके अनुसार जो ये मंदिर का निर्माण किया राजा गणेशवर ने किया। किसने किया, राजा गणेशवर ने इस मंदिर का निर्माण किया। फिर विश्वनाथ मंदिर, जो विश्वनाथ मंदिर हम पढ़ रहे थे उसके बिल्कुल जस्ट सामने एक शक्ति मंदिर है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि जो शक्ति मंदिर हो किसके पास में हो, तो शक्ति मंदिर किसके पास में हो, विश्वनाथ मंदिर के पास में, उत्तरकाशी में स्थित है। और जो शक्ति मंदिर है इसमें से ऐसा माना जाता है कि इसमें 6 मीटर ऊंचा एक त्रिशूल है। और जिन त्रिशूल पे लेख की बात करते हैं, जो त्रिशूल पर लेख लिखे हुए हैं वे ब्राह्मी लिपि में, इसमें ब्राह्मी तथा शंख लिपि का प्रयोग किया गया, शंख लिपि का। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा
के शक्ति मंदिर से जो त्रिशूल मिलता है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर होती है, कितनी होती है 6 मीटर, उस पर किस लिपि में लेख लिखा? तो आपको याद रखना ब्राह्मी लिपि तथा संघ लिपि का उसमें क्या करेगा प्रयोग किया गया। नेक्स्ट आता हमारा गंगोत्री मंदिर, गंगा माता मंदिर। गंगा माता मंदिर, गंगा माता मंदिर गंगोत्री उत्तराखंड के 4 धामों में से क्या है एक धाम है, क्योंकि हमने पढ़ा उत्तराखंड में कितने धाम है 4 धाम है, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये उत्तराखंड के 4 धाम और ये 4 धामों में से एक धाम है। इस मंदिर का जो निर्माण है गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा, मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ा, इसका जो निर्माण है वो किसने किया? गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने किया। बहुत पूछा जाता है कि गंगा माता मंदिर का निर्माण किसने किया, तो आपका आंसर हो जाएगा अमर सिंह थापा। यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बनता कि गंगा माता मंदिर का निर्माण किसने किया, तो सेनापति अमर सिंह थापा ने किया। वर्तमान मंदिर का पुनर्द्वार जयपुर के राजा माधो सिंह ने करा। नेक्स्ट आता यमुनोत्री मंदिर। यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्वार, जीर्णोद्वार का मतलब होता है मरम्मत कराना, टूट फूट कराना, एक होता है निर्माण कराना, एक होता है जीर्णोद्वार करवाना। जब भी जीर्णोद्वार आता है कि सिर्फ और सिर्फ टूट फूट यानी कि मरम्मत किसने करवाई पूछा जा रहा। यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्वार पंवार वंश के राजा प्रताप शाह ने करा है। और पुनः निर्माण, एक होता है टूट फूट और जब बिल्कुल टूट जाता है टूटने के बाद पुनः निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया किसने करा है? गुलेरिया। यदि आपसे पूछा जा कि गंगोत्री मंदिर का पुनः निर्माण किसने करा तो आपका आंसर हो जाएगा गुलेरिया रानी। यदि पूछा जाए कि गंगोत्री मंदिर का जो जीर्णोद्वार है यानी कि मरम्मत है वो किसने कराई, तो प्रताप शाह ने कराई। किसने कराई है? प्रताप शाह ने। तो दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट है। इस मंदिर के निकट एक गर्म कुंड या हम कह सकते हैं सूर्य कुंड स्थित है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा सूर्य कुंड स्थित है तो गंगोत्री मंदिर के पास में उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कल्प केदार मंदिर। यह मंदिर उत्तरकाशी के गंगोत्री राजमार्ग पर स्थित है। उत्तरकाशी के गंगोत्री राजमार्ग पर धराली गांव में स्थित है और यहाँ पर 240 मंदिरों का क्या है एक समूह था। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर 240 मंदिरों का क्या था समूह था। जहाँ कल्प केदार मंदिर है यहाँ पे कितने मंदिर बने थे? 240 मंदिर बने थे। लेकिन वर्तमान में 240 मंदिरों में से सिर्फ एक ही मंदिर बचा। 240 मंदिरों में सिर्फ क्या बचा? एक मंदिर, जिसका क्या नाम है? कल्प केदार मंदिर। 240 मंदिरों में से बचा है एक मंदिर जिसे हम पढ़ रहे हैं और यह है कत्यूरी शैली में बना हुआ। आप लोगों से पूछ ले जाएगा ये कौन सी शैली में बना? तो ये कौन सी शैली में बना? कत्यूरी शैली में। नेक्स्ट हमारा पोखु देवता मंदिर। जो पोखु देवता मंदिर है ये उत्तरकाशी के नेटवाड़ा में स्थित है। ये उत्तरकाशी कहाँ? नेटवाड़ा में स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि जो पोखु देवता है ना ये न्याय का देवता, न्याय के देवता के रूप में इसकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु जाते हैं उनके पुनः जो मूर्ति होती है उसके दर्शन पर क्या होती है? पाबंदी होती है, यानी कि मूर्ति का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जो पुजारी होता है ना वो भी पीठ दिखाकर पूजा करता है इस मंदिर। एक बार फिर से, जो पुजारी होता है जो पोखु देवता की पूजा करता है ना वो भी पीठ दिखाकर, यानी कि पीठ जो मूर्ति होती है मूर्ति के मुख की तरफ को पीठ दिखाकर पूजा करता है। तो यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु जाते हैं उन्हें मूर्ति के दर्शन करने पर क्या है? पाबंदी है। तो देखो जो पोखु देवता है ये न्याय का देवता है, इसे न्याय का देवता कहा जाता है। श्रद्धालु देवता की जो मूर्ति के दर्शन करने पर क्या है? इसमें पाबंदी है। फिर नेक्स्ट आता है ये छोटे छोटे जो मंदिर है ये भी बहुत पूछे जाते हैं। मंजियाली का सूर्य मंदिर। मंजियाली का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आप लोगों से ऐसा पूछ लिया जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। अरे किस नदी के तट पर? कमल नदी के तट पर स्थित है और पुष्पक शैली में बना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपसे पूछा जाएगा। मंजियाली का सूर्य देवी मंदिर किस शैली में बना हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा पुष्पक शैली में। मंजियाली का सूर्य देवी मंदिर किस शैली में बना है? पुष्पक शैली में बना है। फिर आता है लक्षेश्वर मंदिर। लक्षेश्वर महादेव मंदिर ये उत्तरकाशी में पड़ता है और भगीरथी नदी के तट पर बना हुआ। लक्षेश्वर मंदिर कहाँ? उत्तरकाशी में है। ज्यादातर आप लोग सीधा सीधा ये पूछा जाएगा लक्षेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। फिर कुटेटी देवी मंदिर। कुटेटी देवी मंदिर उत्तरकाशी में बना हुआ और एरावत पर्वत पर स्थित है। कुटेटी देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है ऐसा पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा एरावत पर्वत और ये कहाँ पर? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट आता है सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर जो मंदिर है ये हर की दून रेंज ओसाला गांव में स्थित है। फिर आता है विमलेश्वर मंदिर। विमलेश्वर मंदिर वरुणावत पर्वत पर स्थित है और यहाँ पर भगवान
परशुराम ने, यहाँ पर भगवान परशुराम ने शिव की आराधना की थी। किसकी? शिव की आराधना, यानी कि शिव की तपस्या की थी। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा मंदिर। अन्नपूर्णा मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मेले। उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मेले, तो सबसे पहला आता है बीसू मेला। क्या आता है? बीसू मेला। जो बीसू मेला है ये देहरादून चकराता जौनसार भाबर क्षेत्र में क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है, क्योंकि जो जौनसारी जनजाति है सर्वाधिक लगभग 95% देहरादून के अंदर पाई जाती है। और जो बीसू मेला है इसे जौनसारी जनजाति बनाती है, और कुछ जो लगभग 4 से 5% जनजाति है वो लगभग हमें देखने को मिलती है उत्तरकाशी में। कहाँ देखने को मिलती है? कुछ जनजाति इसमें से उत्तरकाशी में निवास करती है। एक बार फिर से 95% जो जनजाति है जौनसारी वो देहरादून में निवास करती है। इसलिए जो विश्व मेला है देहरादून चक्राता कि जौनसार भाबर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, लेकिन कुछ प्रतिशत जनजाति उत्तरकाशी में निवास करती है। इसीलिए यह मेला प्रतिवर्ष उत्तरकाशी के भूटानू, टिकोची तथा किरोलो क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। इस मेले में टोटा युद्ध खेला जाता है। इस मेले में एक खेल होता है जिसे बोलते हैं टोटा युद्ध, और इसमें एक दूसरे पर बाण चला जाता है। क्या चला जाता है? बाण युद्ध होता है। क्या होता है? बाण युद्ध। आप लोगों ने सुना होगा, चलाओ न नैनो से बाण, यहाँ से बाण चलाए जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? बाण चलाए जाते हैं, और युद्ध में भाग लेने वाले जो युद्ध में भाग लेते हैं इसमें उन्हें टोटेरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टोटेरी। तो ध्यान रखना अच्छी तरीके से। फिर नेक्स्ट हमारा लोसर मेला। यह मेला उत्तरकाशी जनपद में लगता है। उत्तरकाशी जनपद में लगता है, और इसे कौन बनाता है? जाड़ भोटिया। कौन बनाता है? जाड़ भोटिया समुदाय द्वारा मनाया जाता है, उनका यह प्रसिद्ध मेला। फिर आता है गेंदवा मेला। यह मेला पुरोला उत्तरकाशी के नेटवाड़ा में लगता है। कहाँ लगता है? नेटवाड़ा में। और गेंदवा के खेल में सिंदूर पट्टी गांव 2 धड़ों में, यानी कि 2 पक्षों में बढ़ जाता है, और 2 पक्षों में क्या होता है? फिर वे गेंदवा खेलते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर 2 धड़ों के बीच में गेंदवा खेला जाता है। क्या खेला जाता है? गेंदवा खेला जाता है। इसमें 2 धड़ होते हैं, जिसमें से एक जो धड़ होता है, एक धड़ जिसे कहते हैं पानसाई। ये पांडवों का प्रतिनिधित्व करता है। पांडवों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कितने? ये 2 धड़ों में बढ़ जाते हैं, और इसमें से एक जो धड़ होता है वो पानसाई होता है, और वो किसका नेतृत्व करता है? पांडवों का। जबकि जो दूसरा धड़ होता है, दूसरा धड़ वो होता है साठी। क्या होता है? साठी। और ये कौरवों का नेतृत्व करता है। कौरवों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ आप लोगों से आगामी परीक्षाओं में पूछ ले जाएगा कि जो पानसाई ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो किसका? पांडवों का। जो साकी होता है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? कौरवों का प्रतिनिधित्व करता है, और इस मेले को गेंदवा मेला बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अठोड़ मेला। अठोड़ मेला जो है ये उत्तरकाशी के नौगांव में लगता है। कहाँ लगता है? यदि आपसे पूछा जाए अठोड़ मेला कहाँ लगता है, तो उत्तरकाशी के नौगांव में लगता है। और जो मेला है ना ये पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा है। इससे जुड़ा है, पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा है। इसमें क्या होता है? पशुपालन व्यवसाय करते हैं, यानी कि खरीदी और बिक्री करते हैं पशुओं की। तो इसलिए पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। आप लोगों से पूछ लेता है कौन सा मेला है जो पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा है? तो अठोड़ मेला है, जो उत्तरकाशी के नौगांव में लगता है, और इस मेले में जाक सोमेश्वर देवता की पूजा अर्चना होती है। जाक सोमेश्वर देवता की पूजा अर्चना होती है। नेक्स्ट आता है समसु मेला। यह मेला हरकी-दून रेंज में लगने वाला मेला है। इस मेले में दुर्योधन की क्या होती है? पूजा। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा किस मेले में दुर्योधन की पूजा होती है? तो किसमें होती है? समसु मेले में। नेक्स्ट है खरसाली मेला। यह मेला यमुनोत्री मार्ग में खरसाली गांव में आयोजित किया जाता है। खरसाली गांव में यमुना के भाई शनिदेव का एक प्राचीन मंदिर भी है। एक बार फिर से, खरसाली गांव में ये मेला लगता है। खरसाली गांव में ही यमुना के भाई शनिदेव का एक प्राचीन मंदिर स्थित है।
कुछ मेले और उत्तरकाशी में हैं, जैसे कि हरदूद मेला, यह उत्तरकाशी में लगता है। सीधा सीधा पूछा जाएगा हरदूद मेला कहाँ लगता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। बाढ़हाट मेला उत्तरकाशी में लगता है। माघ मेला उत्तरकाशी में लगता है। कंडक मेला उत्तरकाशी में लगता है। हारूणी मेला उत्तरकाशी में लगता है। और बोखनाग मेला उत्तरकाशी में लगता है। आज की वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तरकाशी का नदी तंत्र और प्रमुख परियोजना, प्रमुख कुंड और घाटी डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।